Acquired. एक्वायर्ड डिजीज कहने का मतलब वो डिजीज जो जन्म के बाद लगते हैं, है ना, जन्म ले लेने के बाद डिजीज लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड डिजीज। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। सर इसमें हम लोग ये ऐड कर सकते हैं ड्यू टू मैल फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर टिश्यू। बोल सकते हैं एक्वायर्ड के अंदर जन्म के बाद जितने भी डिजीज होंगे उसको एक्वायर्ड डिजीज कहा जा सकता है। अब उसमें आप सब कैटेगरी ले सकते हैं। एक्वायर्ड डिजीज में अब कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है ना। एक्वायर्ड के अंदर कम्युनिकेबल भी हो सकता है, ठीक है, कम्युनिकेबल स्नीजिंग, कॉफिंग, कॉलन कॉफ, इन्फ्लुएंजा, ये सब डिजीज हो जाएंगे। नॉन कम्युनिकेबल के अंदर हो जाएगा, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल के अंदर आना है ना जी। डायबिटीज आपने पूछा था ना, तो डायबिटीज उसका एक एग्जांपल हो सकता है। फाइन, डायबिटीज एक एग्जांपल हो सकता है। एक चीज आपका हार्ट फेलियर, हार्ट डिजीजेस, किडनी फेलियर, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होंगे। फाइन, ये सब एक्वायर्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होंगे, ठीक है। आद्या, आद्या, Yes, sir. और कुछ पूछना चाहेंगे? Go on, tell me. Acquired disease, ठीक है, the disease which arises in individual after birth, ठीक ना, बर्थ तक नॉर्मल रहेगा, ठीक है, जन्म लेने के बाद से दूसरे दिन से ही फॉर एग्जांपल या तीसरे दिन से ही एक नया बीमारी का सिम्टम्स दिखने लगेगा, तो उसको हम लोग भी एक्वायर्ड डिजीज के अंदर ही काउंट करेंगे। Sir, जैसे कि AIDS is निमोनिया, an जैसे कि acquired निमोनिया, disease or congenital हाँ, disease? एड्स को अब हम लोग कॉन्जेनाइटल में रख सकते हैं, ठीक है, एड्स को कॉन्जेनाइटल में रखा जा सकता है, क्योंकि इफ मदर इज HIV infected, है ना, यदि मदर HIV infected है, so it can pass that HIV virus, the disease can be passed to fetus also, है ना, और fetus born होगा किससे? Fetus will born with HIV disease, तो इसको हम किस में रख सकते हैं? Yes, we can categorize these diseases also in congenital, ठीक ना, congenital में इसको रख सकते हैं, ठीक है, फाइन। हाँ बोलो। सर किसी बच्चे को कॉन्जेनाइटल डिजीज होगा कि नहीं होगा, राइट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन पता चल जाएगा ना? फर्टिलाइजेशन के बाद वो पता चल सकता है, यस, ठीक ना, यदि जेनेटिक डिसऑर्डर है, यस, वेट, यदि जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, यदि जेनेटिक डिसऑर्डर है देन वी कैन डिटरमाइन, ठीक ना, यदि वो ब्लास्टुला स्टेज में चला जाएगा, ठीक ना, 32 सेल स्टेज में चला जाएगा, 64 सेल स्टेज में चला जाएगा, है ना, उस समय सेल हम जनरली निकालते नहीं है, थोड़ा और फीटस बड़ा हो जाता है ना, ठीक है ना, फीटस थोड़ा और बड़ा हो जाता है, समथिंग अराउंड उसमें कुछ ऑर्गन्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तब जाके हम किसी एक सेल को निकालेंगे, है ना, एकदम अर्ली स्टेज में नहीं, फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद हम नहीं जान सकते, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के चलते एक ही एक बनेगा ना, एक ही सेल बनेगा ना, दैट इज जाइगोट, ठीक है, सिर्फ जाइगोट बनना है। अब हमें एग्जामिन करने के लिए जाइगोट के चलते जो बच्चा डेवलप होगा, है ना, वो डिजीज होगा या भी नहीं होगा। कॉन्जेनाइटल डिजीज से अफेक्टेड हो सकता है ना? क्या बोल रहे हो? अरे जाइगोट भी अगर कॉन्जेनाइटल डिजीज होना होगा तो इसी को भी हो सकता है ना? यार जाइगोट को तुम कैसे रिलेट कर रहे हो यार, जाइगोट इज अ सिंगल सेल, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल। जाइगोट एक स्टार्टिंग सेल है, स्टार्टिंग सेल है इंडिविजुअल का और जाइगोट में गड़बड़ी है आपको कैसे पता चलेगा? इधर यू हैव टू एग्जामिन द स्पर्म सेल्स और द ओवम सेल्स। अब जिस स्पर्म सेल्स को एग्जामिन करोगे वो तो आप फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि तुम उन्हें उसको यूज अप कर लिया, केमिकल रिएक्शन करवाया, एग्जामिन करा तुमने। It is not possible to determine at a zygote level.
जिस जाइगोट में तुम जांचना चाहोगे उस जाइगोट को निकालोगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। लेट दिस जाइगोट बी कन्वर्टेड इनटू सम मास ऑफ सेल, ठीक है, कुछ मास ऑफ सेल में कन्वर्ट होने दीजिए, अर्ली स्टेज ऑफ जाने दीजिए फीटस का, ठीक है ना, फीटस में आने दीजिए। तब हम क्या करेंगे, इस फीटस से सेल निकालेंगे, सेल में से डीएनए निकालेंगे और उस डीएनए को एनालाइज करेंगे, है ना। डीएनए को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि इस डीएनए में कुछ गड़बड़ी है कि नहीं है। ये जो डीएनए में गड़बड़ी है, म्यूटेशन है, देन ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू शो अ कंजेनाइटल डिजीज, है ना। एक केस में बता रहा हूं, इन जापान में आपको पता है नागासाकी हिरोशिमा में एटम बॉम्ब गिरे थे। एटम बॉम्ब्स को रेडिएशन के चलते वहां के लोगों में इतना डीप म्यूटेशन हुआ, इतना गड़बड़ी हुआ डीएनए में कि आज के डेट में भी उनकी प्रोजेनिस डिफेक्ट पैदा होती है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, है ना। तो जापानीज दे दे इन्वेंटेड वन टेक्निक ये था, when the child is there in the womb, जब चाइल्ड वूम्ब में है, ठीक है, दिस इज वूम्ब, है ना, दिस इज फीटस, ठीक है। अभी इसमें हार्ट वगैरह डेवलप हो रहा है, बोन्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं, है ना, पूरा बॉडी ऑर्गन डेवलप हो रहा है। ये रहा फीटस, इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड, है ना, इसको हम लोग कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड कहेंगे इसको, है ना। दिस एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन्स सेल्स जो कि इस फीटस से डिजेनरेट किया है ना। हम क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड से सेल को आइसोलेट करते हैं, सेल में से डीएनए आइसोलेट करेंगे और उस डीएनए को एग्जामिन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि ये सही डीएनए है कि नहीं है। यदि मान के चलो डीएनए में बहुत ज्यादा म्यूटेशन हो रखा है जिसके चलते बच्चे का हाथ पैर सही नहीं होना है ना, बॉडी सही नहीं होना है, कुछ प्रॉब्लम होना है एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक ना, मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में, यदि गड़बड़ी पाया जाएगा, प्रेडिक्ट करेंगे कि गड़बड़ हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इस फीटस का अबॉर्शन करवा देंगे, है ना, ठीक है। तो वहां पे आप जान सकते हो कॉन्जेनाइटल डिजीज है कि नहीं है। कॉन्जेनाइटल डिजीज जानने के लिए फीटस को थोड़ा सेल स्टेज में आना पड़ेगा, जाइगोट स्टेज में नहीं जान सकते आप। जानकारी लेंगे तो फिर वो जाइगोट मर जाएगा, वो तो फिर फीटस में कन्वर्ट होगा ही नहीं, ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग एमनियोसिंथेसिस कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को जांचना, दैट इज कॉल्ड एमनियोसिंथेसिस, ठीक है, एमनियोसिंथेसिस कहेंगे उसको। सर एक क्वेश्चन पूछे। हाँ बोलो। सर आईवीएफ कंडीशंस में ये कॉन्जेनाइटल डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है? जैसे सर अगर एक्स पर्सन एक कॉन्जेनाइटल डिजीज से सफर कर रहा है, तो सर उसका और वाई का जो प्रोडक्ट होगा एक्स वाई, अगर सर वो आईवीएफ में किया जाता है, तो क्या सर कॉन्जेनाइटल डिजीज से एक्स वाई को मतलब प्रिवेंट किया जा सकता है उसको? ना, दिस इज मेल डोनर, फीमेल डोनर, फीमेल डोनर, है ना। ये आएगा स्पर्म सेल और ये आएगा ओवा सेल, है ना। ये स्पर्म सेल करेक्ट है, स्पर्म सेल हेल्दी डोनर का है ना, तो उसमें डिजीज आएगा नहीं। यदि हमने डोनर से स्पर्म लिया है और डोनर को कॉन्जेनाइटल डिजीज है, तो ऑब्वियसली वो डिजीज चाइल्ड में भी जाना है, जो कि आप आईवीएफ के थ्रू प्राप्त करोगे। डिपेंड्स अपॉन द स्पर्म किस तरीके का है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम क्या करते हैं, स्पर्म सेल एक मेल कैंडिडेट से लेंगे, ओवा सेल फीमेल कैंडिडेट से, ठीक है, आइसोलेट करते हैं हम लोग लेबोरेटरी कंडीशन में, और इन दोनों सेल्स को आर्टिफिशियली फ्यूज करेंगे हम लोग, है ना, एक पेट्री प्लेट्स में टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। एंड आफ्टर अचीविंग द
सर हाँ, अगर tell me. इस सिनेरियो में ओवा सेल जो है वो सर स्पर्म सेल से ज्यादा डोमिनेटिंग होता, तो सर क्या वो बच्चा कॉन्जेनाइटल डिजीज से बच सकता है? ना, इट इज नॉट सो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। Certain diseases are there which is carried by male candidates. They are called Hollandric traits. ठीक ना? Porcupine hair is a Hollandric trait, Hollandric character. हमेशा मेल से मेल में ही जाता है, उसको फीमेल गैमेट न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। ओके। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक, चलिए। वन मोमेंट। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुकेंगे। बुकलेट हम देखते हैं कहाँ पर है। स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? वन मोमेंट, ओके। ओके, चलिए मटेरियल अब बाद में देखते हैं, पहले हम नॉर्मल बता दें आप लोग को। ठीक है ना? लिखते चलेंगे, हम आपको सेंड नहीं करेंगे। ठीक है ना? हम ये सेंड नहीं करेंगे आप लोग को, बस यहीं से लिखते चलेंगे, या फिर इम्पोर्टेंट है तो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ यार, हटाओ। ठीक है, देखते बताते हैं क्या क्या होता है वैक्सीन, एंटीजन, एंटीबॉडी। फिर से मैं बता दे रहा हूँ। एंटीजन है ना? एंटीजन कहने का मतलब होगा ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो किसी शरीर में एंटर करे, है ना, और एंटीबॉडी जनरेट करवा दे, उसको हम लोग कहेंगे एंटीजन, है ना? एनी पार्टिकल
है ना, which enters into host and make the host compels the host to produce antibody. है ना, ये एक डेफिनेशन हो गया एंटीबॉडी एंटीजन का। एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, एनी फॉरेन पार्टिकल which can produce antibody, which can cause disease, है ना, foreign particle which can cause disease is called। Sir, what is the difference between antigen and pathogen? ठीक है, एंटीजन कैन बी एनीथिंग, एंटीजन कैन बी आपका नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन पैथोजन हमेशा लिविंग रहेगा। ठीक है, हमेशा लिविंग का प्रॉपर्टी शो करेगा। फाइन, इट के कॉन्स फॉरेन पार्टिकल व्हिच कैन कॉज डिजीज, है ना, ये हो गया एंटीजन। एंटीजन में भी ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन दे दी है ना, एंटीजन कोई पार्टिकल्स हो सकता है जो कि कंपेल कर दे बॉडी को कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। बॉडी कहने का मतलब शरीर, हमारा शरीर को कंपेल करेगा कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। फाइन, ये एक चीज हुआ। नेक्स्ट एंटीबॉडी देखते हैं। एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी कहने का मतलब होगा प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल। ठीक ना, एंटीबॉडी मींस प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल जो फाइट करता है पैथोजेंस के अगेंस्ट, एंटीजेंस के अगेंस्ट। ठीक ना, इम्यूनोलॉजिकल और इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन विच फाइट्स विथ, ठीक है, जो कि फाइट करता है किसके साथ, विच फाइट्स विथ एंटीजन और एंटीबॉडी, सॉरी यार, पैथोजन। ठीक ना, इसको कहेंगे हम लोग एंटीबॉडी। हायर क्लासेस में जानोगे एंटीबॉडीज के बारे में और डिटेल में भी। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल दे दे रहे हैं एंटीबॉडीज के। IgD, IgA, G, IgE। ठीक ना, ये 5 प्रकार के एंटीबॉडीज हो गए, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। फाइन, इसमें से इसके बारे में बता रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं सिक्रोटरी एंटीबॉडी। ठीक है, प्रेजेंट इन मिल्क, ठीक ना, मदर्स मिल्क। ठीक है, मदर मिल्क में प्रेजेंट रहेगा ये एक चीज। दूसरा, एंड ऑल्सो इन टीयर्स, है ना, ये जी के बारे में बता रहा हूँ। इट कैन क्रॉस प्लासेंटा, है ना, एंड रीचेस fetus। ठीक Sir, है, ये what दो is इम्पोर्टेंट है। placenta? ठीक है, प्लासेंटा एक जंक्शन है ना, प्लासेंटा इज अ जंक्शन बिटवीन मदर एंड द फीटस। ठीक है, प्लासेंटा वो रीजन है जिस पॉइंट से फीटस अटैच होता है मदर बॉडी पे। ठीक है, ठीक है,
सर यस हाँ बोलो। सर इसका क्या मतलब है? इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड रीच फीटस, मतलब फीटस के पास जाके वो डिफेंड करेगा फीटस को भी? नहीं नहीं नहीं, फीटस में इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, है ना। फीटस के पास अभी टेंडेंसी नहीं है कि वो एंटीबॉडी बनाए, तो मदर अपना एंटीबॉडी देती है फीटस को, अपना योगदान देती है, ठीक ना। सारे सर एंटीबॉडी पास नहीं हो फीटस के सकते। पास क्यों नहीं टेंडेंसी होता है एंटीबॉडी अभी बनाने का? नहीं बना, अभी एक्सपोज नहीं हुआ है। एंटीबॉडी उसी समय बनेगा जब किसी एंटीजन से एक्सपोज होगा, है ना। तभी वो एक्सपोज हुआ ही नहीं है एंटीजन से, तो एक्सपोज नहीं हुआ तो कहाँ से बना लेगा, है ना। दैट इज अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट। उसका जीन अभी एक्टिवेट भी नहीं हुआ है मोरओवर। अगर कोई एंटीजन मदर बॉडी से ट्रांसफर हो जाए फीटस में, तो तब क्या उसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी आ जाएगी? हाँ आ जाएगा। एंटीबॉडी नहीं, कोई भी एंटीजन यदि मदर बॉडी से मिस्टेकली आ जाएगा, है ना, तो फीटस एंटीबॉडी बनाएगा, बनाएगा तो ठीक है, नहीं तो फीटस का डेथ हो जाना है। फीटस डेथ भी कर सर सकता है। टीयर्स तो आंख से निकलता है सर, तो वो आंख से वॉम तक कैसे जाता है सर? प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कहीं पे प्रोड्यूस होगा, वहां पे जाके इकट्ठा होगा, टीयर ग्लैंड भी प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज प्रोटीन, ठीक है। ग्लैंड के अंदर सेल्स है, वो बनाएंगे इसको। सर टीयर्स में प्रोटीन होता है? अरे यार, टीएस क्या है, टीएस में एक्चुअली होता है क्या, वाटर रहता है ना, वाटर के साथ साथ और भी तो कुछ मॉलिक्यूल्स है, सॉल्ट है, ठीक ना। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है, आईजीए दैट इज एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इज व्हाट, दैट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर अमीनो एसिड से बनता है, दैट इज प्रोटीन, ठीक है। यस सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट हम जिक्र करते हैं वैक्सीन का। समझेंगे वैक्सीन का मतलब, वैक्सीनेशन का मतलब, इम्यूनाइजेशन का मतलब, इम्यूनिटी का मतलब, चार शब्द, चारों का मतलब मैं बता रहा हूँ। वैक्सीन, वैक्सीनेशन, ठीक है, इम्यूनाइजेशन एंड इम्यूनिटी, ठीक है। वैक्सीन का मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है। वैक्सीन का मतलब क्या होगा, ठीक है। वैक्सीन का मतलब होगा एक प्रकार का एंटीजन, वीक एंटीजन, एटीन्यूएटेड एंटीजन, जो शरीर में जाए और शरीर को कमांड करे कि भैया आप एंटीबॉडी डेवलप कर लो, हम आ गए, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वैक्सीन कोई एटीन्यूएटेड टाइप, वीक टाइप एंटीजन होंगे, फॉरेन पार्टिकल्स होंगे, जो शरीर में जाते ही एंटीबॉडीज बनने लगते हैं, शरीर एंटीबॉडी बनाने लगता है इन ऑर्डर टू किल दैट वैक्सीन, ठीक है। जैसे कि ये एक शरीर हुआ, बॉडी हुआ, ठीक है ना, इसमें हमने वैक्सीन डाल दिया, है ना। तो वैक्सीन फॉरेन है हमारे लिए, मतलब इस बॉडी के लिए वैक्सीन तो ये फॉरेन है, बाहर का चीज है। सिर डर, ये बॉडी डर जाएगा, क्या है भैया विदेशी चीज आ गया हमारे शरीर में, इसको तो हमने पूछा भी नहीं, जरूरत भी नहीं है ना। तो हमारा बॉडी क्या करेगा, हमारा बॉडी इसके अगेंस्ट में, है ना, हमारा बॉडी इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा और इसको किल कर देगा, ठीक है। इन सभी को किल कर देता है। साथ में हमारा बॉडी क्या बनाए, एंटीबॉडी, साथ में ये बनाता है मेमोरी सेल, मेमोरी सेल बनाता है, और मेमोरी सेल हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। हमारे शरीर में ये स्टोर हो जाना है मेमोरी सेल, फाइन है ना। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलोगे। सर बॉडी में कोई स्पेशल पार्ट है जो एंटीबॉडी जनरेट करता है? एंटीबॉडी जनरेट करने वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका थाइमस हो सकता है ना। थाइमस है, स्प्लीन है, ठीक है।
ये सर सब जगह थाइमस तो सर ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है ट्रेनिंग ना। स्कूल में, हाँ ट्रेनिंग स्कूल में ही तो डिफरेंशिएट किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग स्कूल में क्या किया जाता है, नॉर्मल आदमी जाता है और वहां से ट्रेन होके ऑफिसर्स निकलते हैं, नेवी निकलते हैं, ठीक है, आईएएस निकलता है, आईपीएस निकलते हैं, इंजीनियर्स निकलते हैं। स्कूल इज ऑल्सो, स्कूल इज व्हाट, दैट इज अ ट्रेनिंग स्कूल, दैट इज अ ट्रेनिंग कैंप। ट्रेन किया जा रहा है, लोगों को बनाया जा रहा है, चीजों को बनाया जा रहा है ना। तो थाइमस में बनेगा, स्प्लीन में बनेगा, ठीक है, बोन मैरो में बनता है कुछ हद तक, इन सभी जगह पे बनेगा। सो ये जो एंटीबॉडीज है ये प्लाज्मा सेल बनाता है, ठीक है, प्लाज्मा सेल इन मेरे फॉर्म बी सेल्स। बी सेल्स का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। कुछ भी नहीं आ रहा है तो सीधा सीधे लिख दीजिए, इनका प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में। फाइन, कॉन्सेप्ट समझेंगे यहाँ पे। वैक्सीन है क्या एक्चुअली में? इट इज एटेन्यूएटेड एंटीजन, वीक एंटीजन। ये वीक एंटीजन है, कमजोर है ना। इसको जितना डिजीज कॉज करना चाहिए था उतना कॉज नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बैक्टीरिया में बैक्टीरिया है, ठीक ना। इस बैक्टीरिया को यदि डाल देंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इस बैक्टीरिया को यदि हम शरीर में डालते हैं तो हम बीमार पड़ जाएंगे, बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाएंगे, है ना। यदि इस बैक्टीरिया को हम ये कर देते हैं, हिट किल कर देते हैं, है ना, या फिर इसको हम लोग थोड़ा सा सप्रेस कर देते हैं, थोड़ा सा वीक कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं और इसके शरीर में डालेंगे हम लोग, तो हम लोग सीवियर बीमार नहीं पड़ेंगे, हल्का सा बीमार पड़ेंगे, ठीक है। उस समय क्या हुआ, हमारा शरीर के पास टेंडेंसी था कि ये वीक एंटीजन के खिलाफ सैनिक तैयार कर ले, है ना, और उसको डिग्रेड कर दे। लेकिन यदि ये फुल पावर में आता तो हम इसको ठीक नहीं कर पाते, हम इसको डिग्रेड नहीं कर पाते। फाइन, ठीक है। तो वीक एंटीजन आया हमारे शरीर में, तो हमारा एंटीबॉडी इसको तो किल कर दिया, साथ में मेमोरी सेल बना के भी स्टोर कर लिया। दोबारा जब बैक्टीरिया आएगा अपने फुल फंक्शनल कंडीशन में, तो ये मेमोरी सेल एक्टिवेट हो जाएगा और बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा और इसको किल कर देगा, इसको किल कर देगा। कहानी सुनेंगे, पहली बार कोई भी आया उससे उतना हम नहीं लड़ेंगे, एफिशिएंटली नहीं लड़ेंगे, है ना। उसको हम जानेंगे है क्या चीज ये, इसका प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है ना। चलो पहली बार में वो भाग गया, ठीक है, और चांसेस है दूसरा बार आने का भी। अब हम क्या करेंगे, अब प्रिपेयर्ड हो जाएंगे हम पहले से ही, और जैसे ही आएगा तुरंत हम उसको अटैक कर देंगे और हम जीत जाएंगे। एग्जैक्टली यही चीज हो रहा है यहाँ पे, है ना। हम खुद को ट्रेन कर रहे हैं, हम खुद को ट्रेन कर रहे हैं यहाँ पे। फाइन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वैक्सीन। तो लिख देते हैं वैक्सीन का डेफिनेशन। इट इज attenuated or weak antigen, ठीक है, which enables the host to generate antibody and memory cell. Memory cell is preserved for future, ठीक है। मेमोरी सेल फ्यूचर के लिए प्रिजर्व किया गया, स्टोर करा गया है। जैसे ही ये वैक्सीन वाला, ठीक है, जैसे ही वैक्सीन वाला एंटीजन आएगा फुल फ्लेजेड कंडीशन में, है ना, तो मेमोरी सेल्स
अल्टीमेटली कंपेल करता है बॉडी को कि वो बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनाए और तुरंत शरीर को ठीक कर दे, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। Preserve for future use. In future, if the same antigen arrives in the body in non-attenuated condition, then the body degrades this antigen with no time. Fine, ये हो गया वैक्सीन। नाउ वैक्सीनेशन किसको कहेंगे? ठीक है, वैक्सीनेशन का मतलब क्या होगा? तो ये पूरा प्रोसेस जो कर रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं वैक्सीनेशन। जैसे कि बचपन में या फिर आज भी देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चों को हॉस्पिटल्स ले जाते हैं हम लोग टीका करवाने के लिए, है ना? दैट इज एक्चुअली वी आर पुटिंग वैक्सीन टू दोज चाइल्ड, है ना? तो वैक्सीन डालने से क्या होता है, बच्चे के पास टेंडेंसी आ जाती है कि वो एंटीबॉडी डेवलप कर ले और मेमोरी सेल डेवलप कर ले, भविष्य में उस चीज का इस्तेमाल करे। So vaccination is the process of getting immunized. ठीक है, getting immunized, इसको हम लोग कहेंगे वैक्सीनेशन। ठीक है, नाउ इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन का मतलब होगा एक्वायरिंग द टेंडेंसी to fight with antigen, fight against antigen. Fine, इसको इम्यूनाइजेशन कहेंगे। Then what is immunity? इम्यूनिटी क्या होगा? इम्यूनिटी का मतलब है टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज, इसको इम्यूनिटी कहेंगे। ठीक है, टेंडेंसी, कैपेसिटी, ओके, कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू फाइट विथ डिजीज, against disease. ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे क्या? इसको कहेंगे हम लोग कहेंगे इम्यूनिटी। फाइन, इसको इम्यूनिटी कहेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारों चीज हो गया यहाँ पे, हो गया। और कुछ है इस चैप्टर में, देखते हैं। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। सर अगर कोई नॉन एटीन्यूएटेड पार्टिकल हम लोग के बॉडी में आ जाए फुल पावर के साथ, और अगर हमारा बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना पाता है, तो फिर हम लोग को एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन का यूज लेना पड़ता है। हाँ, यूज लेना पड़ता है। हम लोग ठीक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक ना? कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, एंटीजेंस के मदद से हम ठीक तो हो सकते हैं, ठीक ना? लेकिन जरूरी नहीं है। कभी कभी केसेस में एडवर्स कंडीशन हो जाएगा, तो वी मे डाई आल्सो, ये भी हो सकता है, ये भी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है,
हाँ बोलो। तो जब बॉडी में वीक एंटीजन डालते हैं तो बॉडी उससे एक्वेंटेड होता है कि वो वीक है, वीक से लड़ने के लिए वो तैयार हो जाता है। लेकिन उसी का जब स्ट्रांग पार्ट आता है तब वो क्यों नहीं तब वो लड़ कैसे पाता है? क्योंकि वो केवल वीक से अभी तक लड़ा है। हाँ फिर से बोलो जरा, तो जब स्वयं फिर से बोलेंगे। धर्म लक्ष्य हेलो ठीक है, वीक एंटीजन डालते हैं तो ये नहीं बोलना चाह रहे हो? हाँ बोलो। सर जो स्ट्रांग सर वीक एंटीजन हाँ से टेल लड़ने मी के टेल लिए मी टेल मी, तैयार गो है। अहेड। सर जब वो वीक एंटीजन से लड़ने के लिए तैयार है तब वो स्ट्रांग एंटीजन से लड़ने के लिए कैसे तैयार हो जाता है? क्योंकि जब एक आर्मी वीक आर्मी से लड़ता है तो जीत सकता है, लेकिन जब उसी का स्ट्रांग आर्मी आता है तो ये श्योर नहीं है ना कि वो जीते कि ना जीते। The great कि नहीं? सर आपका आवाज क्लियर नहीं वेट है। वेट 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 वेट, ठीक है, वेट ए मिनट। फाइन, am I audible now? हेलो। Yes, sir. यस सर। ओके फाइन फाइन, ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, स्वयं बताएंगे। हम जो कंडीशन दिए हैं उस कंडीशन में क्या आप लड़ पाओगे? अंडरटेकर आपके सामने आएगा एकदम फुली फ्लेज कंडीशन में, तो आप क्या लड़ पाओगे? नहीं लड़ पाओगे, ठीक है। लेकिन यदि मैं उसको अधमरा कर दूं तो हो सकता है आप उसके साथ फाइट कर लो, है कि नहीं? सर। है ना? यस सर। ठीक, ये मैं बताना चाह रहा था। तो एटीन्यूएटर टाइप एंटीजन देंगे, है ना, उसको तो हम लोग डिग्रेड कर ही देंगे। अधमरा है, वीकेंड है ना, साथ साथ में हमारे पास ये भी टेंडेंसी एक्वायर्ड हो जाएगा, अचीव हो जाएगा कि हम उसके लिए तैयार रहे भविष्य में। तो हमारा शरीर वही करता है, एटीन्यूएटेड टाइप को देख लेता है, पहचान लेता है, उस समय तो डिग्रेड कर दिया, और अगला बार फुल फॉर्म में हमारा शरीर उससे फाइट करने के लिए तैयार हो रखा हुआ रहता है। फाइन, है ना, हमने अपना एनिमी को भांप लिया, नाउ वी कैन फाइट विद दैट गाय स्ट्रांगली। ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट है आपका वैक्सीनेशन का, एंड इट वर्क्स। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको मार्क्स लेने के लिए बता रहे थे, प्रैक्टिकली इट इज प्रूव्ड, प्रैक्टिकली इट इज प्रूव्ड, है ना। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। अर्ली डेज में चाइनीज और इंडियंस क्या करते थे, एक बंदा कोई बीमार है बंदा, ठीक ना, कोई इंडिविजुअल डिजीज से सफर कर रहा है, तो अनडिजीज लोग क्या करते थे, उस इंडिविजुअल के बगल में जाते थे, कुछ देर बैठते थे, है ना। यदि घाव हो रखा है किसी इंडिविजुअल की बॉडी पे तो उस घाव के ऊपर अपने शरीर को रगड़ते थे, है ना। रीजन ये था, वो चाहते थे कि जो डिजीज पर्सन है उसके शरीर से कुछ चीज हेल्दी पर्सन के अंदर चल जाए, जिसके चलते हेल्दी पर्सन के अंदर एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और भविष्य में वही सेम बीमारी फुल फ्लेजेड कंडीशन में लगे यदि नॉन डिजीज पर्सन को, तो बहुत जल्द ही क्योर हो जाए, बहुत जल्द ही क्योर हो जाए। ठीक है, यही कंडीशन है कि जब हम लोग एटेन्यूएटेड कंडीशन में देते हैं एंटीजन, तो ठीक ना, हम फाइट कर सकते हैं, लेकिन दोबारा वही फुल फ्लेजेड कंडीशन में आएगा तब भी हम फाइट कर पाएंगे। लेकिन पहले ही सबसे स्टार्टिंग कंडीशन में ही हम लोग इसको फुल फ्लेजेड कंडीशन में देंगे तो हो सकता है हम लोग मर जाए ना, हो सकता है हम अपना एंटीबॉडी डेवलप करें ही ना।
है कि नहीं? फिर वायरस को वीकन करना बहुत हार्ड होता है क्या? वायरस को वीकन करना हार्ड क्यों? इसलिए कोरोना वायरस का वैक्सीन इतना दिन से नहीं बन पाया। ठीक है, वायरस का कुछ जेनेटिक मटेरियल अलग है ना? वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। आरएनए बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, म्यूटेशन के चलते अलग अलग प्रकार का प्रोटीन बनाता है हमारे शरीर में, है ना? तो एक प्रकार का प्रोटीन से तो हम एक प्रकार के प्रोटीन के अगेंस्ट में हम एंटीडोट तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन सेवरल प्रोटीन्स के अगेंस्ट में एंटीडोट तैयार करना कम समय में इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, है ना? HIV is there in this planet from 1983, but still we are unable to produce any antidote of that. The reason behind this is that the HIV is a single stranded single stranded RNA virus, और उसके RNA में जेनेटिक मटेरियल में इतना म्यूटेशन होता है ना, कि स्टेबल ही नहीं रहता। एक प्रकार का एंटीडोट हम बना ही नहीं पा रहे, सही ना? ये रीजन है। सर म्यूटेशन का मतलब डिस्ट्रक्शन होता है क्या? म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजेस ऑकरिंग इन द DNA, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन होता है डीएनए में। डीएनए अल्टीमेटली कोई फंक्शनल प्रोटीन बनाता है हमारे शरीर में। फाइन, ठीक है। हेलो सर आप अंडरटेकर का एग्जांपल फिर से दे सकते हो? उस टाइम मेरा साउंड सिस्टम थोड़ा खराब हो गया। अरे यार, अंडरटेकर अभी तो लड़ पाओगे क्या तुम उससे? अभी लड़ पाओगे अंडरटेकर से? नो सर। नहीं, उसका मैं दोनों हाथ दोनों पैर बांधू, आंख भी बांधू, तो तुम लड़ पाओगे उससे? लड़ पाओगे? थोड़ा तो लड़ पाओगे ना? यस सर। यस, तो अटेन्यूएशन में वही किया जाता है। ठीक है, पैथोजेंस को हमने अधमरा कर दिया, वीक कर दिया, तो वीक कर दिया तो आसानी से हम उसको डिफीट कर सकते सर हैं। जब उसका हाथ पैर बांध दिए तब हम थोड़ा सा लड़ पाए, लेकिन फिर से फुल फ्लैश कंडीशन में आएगा तब फिर से भी नहीं लड़ पाएंगे ना। हाँ, तो फिर से तुम सीख जाओगे कि भैया ये बहुत ही ताकतवर है, कहाँ कहाँ वार कर सकता है, तुम सीख जाओगे। ठीक ना? फिर तुम उससे लड़ लोगे तो तुम बच जाओगे, नहीं लड़ पाओगे तो बॉडी मरेगा। ठीक ना? मर जाओगे, इसका मतलब ये है कि वी आर अनेबल टू जनरेट एंटीबॉडीज अगेंस्ट एवरी पैथोजन। ये भी तो है ना? क्या सारे डिजीज के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है? नो, इट्स के लिए नहीं है ना? इस कंडीशन में हम, ठीक ना, अंडरटेकर को दोबारा लड़े, ठीक ना, तब भी नहीं मार पाए हम, ये वाला कंडीशन हो जाएगा, है ना? ये वाला कंडीशन होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब है कि हम क्या अपने शरीर में करेंगे, क्या क्या चेंजेस लाएंगे हम अपने शरीर में, जिसके चलते पैथोजेंस मर जाएगा। ठीक है, लिसन केयरफुली। व्हाट आर द चेंजेस दैट वी कैन मेक इन आवर बॉडी which will enable us to fight against antigen, or which will enable the pathogen not to grow inside the body. हम अपने शरीर में, फिर से सुनेंगे, हम अपने शरीर में क्या क्या बदलाव लाएंगे जिसके चलते बाहर का पैथोजन हमारे शरीर में एंटर नहीं करेगा। यदि एंटर कर भी गया तो क्या क्या अपने शरीर में चेंजेस लाएंगे कि वो पैथोजन वहां पे जीवित ना रह पाए। ठीक है, समझ गया है? समझ गया? तो देखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में क्या करना होता है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट कहने का मतलब कोई भी डिजीज से हमें रिड ऑफ होना है। ठीक है, रिड ऑफ होना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं? सी, हमारा पहला स्ट्रैटेजी होगा कि हम किसी भी पैथोजन को अलाउ ही ना करें हमारे शरीर में एंटर करें। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ठीक ना, और stopping
antigen to enter into the body, है ना? So सबसे पहले allow, पहला प्रोसेस में बता रहा हूँ, ठीक है? allow the pathogen not to enter the body. Pathogen not to enter the body. Fine. Allow the pathogen not to enter the body. ये पहला. दूसरा चीज है ना, इसको कैसे किया जा सकता है? हमारा स्किन है ना, हमारा स्किन एक बैरियर की तरह काम करता है, ये अलाउ नहीं करता है फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर आने के लिए, है ना? हमारा बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, हमारा स्वेट जो शरीर पे प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कनाल का जिक्र करेंगे तो माउथ का जो पीएच है, ठीक है, स्टमक का पीएच है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच है ना, ये सब बहुत हद तक पैथोजेंस की ग्रोथ को रोकता है। फाइन। दूसरा चीज बाय, हाँ, यदि मान के चलो कोई पैथोजन हमारे शरीर के अंदर एंटर कर गया, if any pathogen has entered the body, then allow not the body, allow the pathogen not to, allow the pathogen not to, क्या बोलेंगे, allow the pathogen not to grow and develop inside the body. ठीक है, अलाउ नहीं करेंगे उसको ग्रो करवाने के लिए। फाइन, अलाउ नहीं करेंगे उसको ग्रोथ। कैसे? हाउ इट कैन बी डन, हाउ, कैसे कर सकते हैं? बाय रेजिंग द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर रेज करके। एक चीज बताएंगे, फूड, आप लोग लास्ट सेशन में पढ़े थे फूड प्रिजर्वेशन, फाइन, ठीक ना? फूड प्रिजर्वेशन में आपने ये भी पढ़ा था, हीटिंग, चिलिंग, हीटिंग प्रोसेस याद आ रहा है? ठीक ना, भोजन को गर्म करके रखेंगे तो भोजन स्पॉइल नहीं होगा ना। गर्म करने से क्या होंगे? पैथोजेंस मर जाएंगे, या फिर पैथोजेंस को अप्रोप्रिएट टेम्परेचर नहीं मिलेगा डिवीजन करने के लिए, सेल डिवीजन करने के लिए। फाइन। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारा शरीर के अंदर कोई भी पैथोजन यदि एंटर कर गया, तब हम अपने आप को कैसे बचाएंगे? मैंने लिखा है यहाँ पे बाय राइजिंग द बॉडी टेम्परेचर। सेम थिंग, फॉर एग्जाम्पल कोई एक बैक्टीरियम है, फाइन, कोई एक बैक्टीरियम है, ये ग्रो करता है, फॉर एग्जाम्पल 37 डिग्री सी पे ग्रो करता है, अच्छे से ग्रो करेगा, फ्लरिश करेगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सी है ना। लेकिन हमारा बॉडी टेम्परेचर यदि 38 हो गया या 39 डिग्री सी हो गया, तो उस कंडीशन पे ये बैक्टीरियम ग्रो नहीं करेगा, अपना सेल डिवीजन नहीं करेगा। एट दैट कंडीशन दिस बैक्टीरिया इज गोइंग टू एलिमिनेट फ्रॉम आवर बॉडी। इसीलिए हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज होता है ना। बॉडी टेम्परेचर राइज होना अच्छा है, ठीक है, राइज हो रहा है, इसका मतलब आवर बॉडी इज एक्चुअली फाइटिंग विद द पैथोजन, एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है उसको। ठीक ना, ठीक है, ये होता है। फाइन। सो एक चीज ये हो गया, और एक चीज मैं बता रहा हूँ, बाय स्टॉपिंग द vital function of the virus, ठीक है, by stopping the vital function of the virus, of the pathogen,
डन। ठीक ना। वाइटल फंक्शन मीन्स इम्पोर्टेंट फंक्शन, है ना। कैसे, हाउ वी कैन स्टॉप द बैक्टीरिया not to grow inside the body by stopping the vital activity, है ना। In this condition we can use, ठीक है, here anti यहाँ पे ये यूज करना ज़्यादा सही रहेगा। हाँ ठीक है, here antibiotics can be used, ठीक है। here antibiotics can be used, एंटीबायोटिक इस्तेमाल करके, है ना, हम पैथोजन से रिड ऑफ हो सकते हैं। अभी भी किसी ने कहा सर हमारे पास वैक्सीनेशन, हमारा बॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाया, तो उस केस में हम बाहर से एंटीजन लेते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं, है ना। एंटीजन लिए तो मेडिसिन लिया हमने मेडिसिन लिया, सो मेडिसिन में क्या प्रेजेंट रहता है, एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट रहता है ना। ये एंटीबायोटिक्स अलाउ नहीं करता है उस पार्टिकुलर पैथोजन को ग्रो करने के लिए, है ना। यहाँ पे कोई वैक्सीनेशन वाला प्रोसीजर नहीं हो रहा है ना। सिंपली यहाँ पे हम एंटीबायोटिक्स डाल दे रहे हैं शरीर में, और एंटीबायोटिक्स डायरेक्टली काम करेगा और पैथोजन को रोक देता है, ठीक है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, पेनिसिलिन, ठीक है। एग्जाम्पल में ले रहा हूँ पेनिसिलिन का, है ना। पेनिसिलिन क्या करता है, ये स्टॉप कर देता है, इट स्टॉप्स द सेल वॉल फॉर्मेशन, न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन, in the body. It stops the new cell wall formation of bacteria, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये रहा एक सेल, ये सेल डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद क्या बनाएगा, पेरेंट सेल बनाना है, डॉटर सेल आना है ना, डॉटर सेल आने, है ना। यदि हम यहाँ पे डालते हैं पेनिसिलिन, ठीक है, यदि हम यहाँ पे पेनिसिलिन डालते हैं तो पेनिसिलिन क्या करेगा, सेल वॉल फॉर्मेशन होने नहीं देगा, इट गोना डिस्टर्ब द केमिकल पाथवे, ठीक ना, केमिकल पाथवे को रोक देगा, है ना। तो बैक्टीरिया का वॉल ही तैयार नहीं होगा, जब बैक्टीरिया का वॉल तैयार नहीं होगा, है ना, ठीक है, तैयार नहीं होगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया बढ़ेगा ही नहीं, बैक्टीरिया नहीं बढ़ेगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। इन दिस मैनर इट वर्क्स, ठीक है, इन दिस मैनर द एंटीबायोटिक वर्क्स, है ना। नॉर्मल प्रोसेस होता है वो होने नहीं देता। फाइन, चलिए ये तो इतना हो गया, बाकी हम बुकलेट से देख रहे हैं क्या हो सकता है। सर पैथोजन को सर एक्सटर्नल फोर्स से किल किया जा सकता है? पैथोजेंस को एक्सटर्नल, हाँ स्वयं बोलो, क्या बोल रहे हो, पैथोजन को स्वयं, रिपीट द क्वेश्चन। हेलो, मैं लक्ष्य बोल रहा हूँ, स्वयं नहीं। फिर से बोलो, पैथोजेंस को एक्सटर्नल फोर्स से किल किया जा सकता है? एक्सटर्नल सपोर्ट से पैथोजन को किल किया जा सकता है। एक्सटर्नल सपोर्ट कहने का मतलब क्या? सपोर्ट नहीं, फोर्स। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स से कैसे गोली मारोगे उसको? नो, वी कैन नॉट। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारा यही है कि हम जहाँ पे भी रहे वहाँ पे क्लीन करके रहें, है ना,
अच्छे तरीके से स्टरलाइज है वो एरिया, है ना, माइक्रोब्स फ्री रहने की कोशिश करें, कम्युनिटी हाइजीन मेंटेन करें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, है ना, यही एक प्रकार का सपोज एक्शन कि सर एक सरफेस पे कोई बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको अगर कोई स्लीपर से एक बार मार देगा तो डेथ हो जाएगा उसका। फर्श पे बैक्टीरिया, उसको स्लीपर से मारोगे, मच्छर मार हो गया तो मर जाएगा वो। स्वयं स्वयं यस सर। स्वयं किसका क्वेश्चन है, तुम्हारा नहीं है? नो सर, ये मेरा नहीं है। किसका है तब ये क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल क्या रहा हूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फर्श पे बैक्टीरिया रखा हुआ है, स्लीपर से मारेंगे, बैक्टीरिया मरे या नहीं मरे, ऐसा कुछ सवाल पूछ रहे हो क्या तुम लोग? यस सर। क्या फालतू का तरह सवाल कर रहे हो तुम लोग? दैट इज नॉट पॉसिबल टू किल इन दैट मेथड। ठीक है, देखते हैं, कुछ छूटा है तो अभी डिस्कस कर दे रहे हैं हम यहाँ। फाइन। ठीक है, दिस वी हैव डिस्कस कर चुके हैं, ये सब हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। हो 54 दोनों हाथ के नीचे ये डिस्कस कर चुके हैं। इम्यूनाइजेशन और डिस्कस, वैक्सीन मैंने बता दिया। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वैक्सीन है, ये देख लेंगे एडवर्ड जेनर ने क्या करा था, किस तरीके से, है ना, उन्हें स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में किस तरीके से काम करा था, है ना। ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पे वैक्सीनेशन का, सॉरी, इम्पोर्टेंट वैक्सीन का नाम है, मैं बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है। डीपीटी पोलियो वैक्सीन के लिए है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीन है, दैट इज बीसीजी। ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी वैक्सीन है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। ओपीवी वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन हमेशा के लिए सर मतलब काम कर सकता है, फंक्शनल स्टेज में रहता है? ना 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 ना, कुछ कुछ वैक्सीन होते हैं दैट इज फंक्शनल ओनली अप टू 6 मंथ, है ना। कुछ कुछ लाइफ टाइम तक रहते हैं, है ना, अलग अलग डिग्री पे काम करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो मैं इम्पोर्टेंट मार्क कर रहा हूँ उसको देख लेंगे जरा फिर से, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन इट इज अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। पोलियो वैक्सीन, पोलियो के लिए जो वैक्सीन है दैट इज ओपीवी, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी को। ये इम्पोर्टेंट है, या देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ओरल पोलियो वैक्सीन होता है। और कुछ बताऊं क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, छोड़ो, उतना काफी है।
नेशनल मलेरिया ये कोई जरूरी नहीं है, लेप्रोसी नहीं है, हटाओ हटाओ हटाओ। पल्स पोलियो कैंपेन, पल्स पोलियो कैंपिंग क्या है? कैंपिंग भारत सरकार ने चलाया था, है ना, चलाया था इसलिए इन ऑर्डर टू इराडिकेट द पोलियो फ्रॉम दिस कंट्री, है ना। 2 बूंद जिंदगी के सुने होंगे आप लोग, हटाइए और कुछ नहीं इसमें। फाइन, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, जिसको सवाल करना है वो करे। इसको सवाल करना है करेंगे। क्लास कितने बजे तक है? 50 तक है या 40 तक है? सर 50 तक। सर 50। हाँ यस, हिमांगी बोलेंगे। सर वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है? मतलब सर वैक्सीन समझ गए अभी जो आप बताए, लेकिन ये डिफरेंस कभी सर समझ ही नहीं आता है। वैक्सीन समझ गए ना? यस सर। ठीक है, एंटीबायोटिक कोई केमिकल है, ठीक है। एंटीबायोटिक जब भी आपके ध्यान में आएगा ना एंटीबायोटिक्स, तो समझेंगे ऐसा केमिकल जो बैक्टीरिया को डायरेक्ट, बैक्टीरिया पे डायरेक्ट काम करेगा और बैक्टीरिया के ऊपर डायरेक्ट असर करेगा, ठीक ना, किल करेगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेट मी डू विद दिस। हाँ, यू वांट टू नो अबाउट एंटीबायोटिक्स ना? यस सर। एंटीबायोटिक है ना, ये केमिकल है, कोई केमिकल सब्सटेंस है ना। इट गोना हिंडर, इट गोना डिस्टर्ब द लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजन, है ना। पैथोजन का लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करता है ये एंटीबायोटिक्स। किसी भी पैथोजन के लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, किसी भी पैथोजन का लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करेगा। दिस इज एंटीबायोटिक्स। वैक्सीनेशन में क्या होगा? एंटीबॉडीज बनेंगे और एंटीबॉडीज किल करता है, डायरेक्ट डिस्ट्रॉय करता है। डिफरेंस है कि नहीं है? डिफरेंस है कि नहीं है? यस सर। ठीक ना, डिफरेंसेस इज देयर। एनी पैथोजन और स्पेशली बैक्टीरिया। किस केस में? किस केस में? Sir, here we have written that it disturbs the life cycle of pathogen. हाँ, तो कोई पैथोजन हो सकता है यार, ये वायरस भी हो सकता है, ठीक ना। वायरस के लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब कर देगा, है ना। बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है, हेलमिंथीज को कर सकता है, फंजाई के लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है ना। ठीक है, और पूछेंगे? पता चला हिमांगी डिफरेंस बिटवीन? यस सर, थैंक यू सर। ओके, भूलोगी नहीं, भूलोगी नहीं, भूलोगी नहीं, भूल जाओगी? यस सर, समझ नहीं सर, नहीं भूलेंगे। एंटीबायोटिक सर केमिकल टाइप का है, और सर वैक्सीन जो केमिकल है टाइप नहीं, वो थोड़ा, केमिकल ही होता है। हाँ, केमिकल ही हाँ होता है, सर, मतलब केमिकल जो कि लाइफ प्रोसेस। साइकिल। और सर वैक्सीन में हम लोग जैसे बायोटिक सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग अंदर डाले एंटीजन को, फिर एंटीबॉडी बना, तो सर आप एंटीबॉडीज, आप किसके बारे में डिफरेंस पूछी थी? आपने पूछा था एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन के बीच में ना। सो वैक्सीन के चलते, हाँ लिसन, सर। वैक्सीन के चलते हम अपने आप को जगा रहे हैं, इस तरीके से समझेंगे, है ना। वैक्सीन यदि हमारे शरीर में आता है तो हम एक्टिव हो जा रहे हैं, हम कुछ डिफेंसिव मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं। इन केस ऑफ वैक्सीन, है ना, हम अपने शरीर में कुछ चीज डेवलप कर रहे हैं। क्या डेवलप किया? एंटीबॉडी डेवलप किया, और एंटीबॉडी उस पर्टिकुलर पैथोजन को किल कर देगा, मार देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, खा जाएगा, इनगल्फ कर लेगा, मैक्रोफेजेस की तरह, है ना। ये ठीक है। सर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है। नो, आई एम नॉट डीलिंग विथ हिज स्क्रीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर। अगला क्वेश्चन। और पूछेंगे? सर। हाँ बोले। सर कुछ ल्यूकोसाइट जो होता है वो फैगोसाइटिक इन नेचर होता है, मतलब वो इनगल। हाँ सही है, सही है, सही है।
फेगोसाइटिक खा जाएंगे, पैथोजन को खा जाता है, इनगल्फ कर लेता है ना। सर पैथोजन का फिर साइज इनगल्फ छोटा होता है, करने के बाद वो बॉडी में ही रहता है? इनगल्फ कर लेगा। फॉर एग्जांपल इनगल्फ कर लेगा तो इसका एग्जैक्ट फंक्शन वो लाइसोसोम का तरह होता है, लाइसोसोम का तरह होगा फंक्शन। फिर लाइसोसोम क्या करता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है अपने शरीर में, या फिर सेल ऑर्गेनल को इनगल्फ कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम उस पर काम करेंगे, तोड़ देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा। सर एक डाउट पिछले चैप्टर से है। हाँ पूछेंगे। सर हम लोग पढ़े थे कि वेसल्स जो होता है वो ज्यादातर जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है एक्सेप्ट सर एफेड्रा, तो सर वो क्यों नहीं होता है जिम्नोस्पर्म्स में जाइलम वेसल? अभी हाँ ठीक है, अभी वो इमेच्योर क्या बोलेंगे उसके लिए, अभी डेवलपमेंटल प्रोसेस में है ना, अभी डेवलपमेंटल प्रोसेस में है, अभी उसमें इवोल्यूशन हुआ ही नहीं था, है ना, अभी उसमें इवोल्यूशन हुआ ही नहीं था, और एंजियोस्पर्म में इवोल्यूशन हो गया। मान के चलिए एक पॉइंट से, ये अब थोड़ा सा इसको मदद लेना पड़ेगा इवोल्यूशन का। जैसे कि तुम हो, यू आर मैमल, ठीक ना, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, है ना। तो रेप्टाइल्स में इवोल्यूशन नहीं हुआ। रेप्टाइल्स फॉर एग्जांपल ये रहा, ये देखो यहाँ से एम्फीबियन है, PHIBIN, यहाँ पे एम्फीबियन है, ठीक ना। एम्फीबियन बढ़ रहा है, ठीक ना, एक पॉइंट पे आके, है ना, ये रेप्टाइल में कन्वर्ट हो गया, है ना। कुछ रेप्टाइल ऐसे ही रह गए, है ना, कुछ रेप्टाइल ही रह गए, लेकिन इसमें कुछ इवोल्यूशन हो गया, चेंजेस हो गया, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, मैमल्स में, है ना। तो रेप्टाइल के पास कैरेक्टर वही रह गया, मैमल्स में थोड़ा डेवलप हो गया, एडवांस हो गया। उसी का तरह जिम्नोस्पर्म, है ना, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर यदि इवोल्यूशन होगा देन इट विल कन्वर्ट इनटू एंजियोस्पर्म, यदि डेवलपमेंट नहीं हुआ तो एंजियोस्पर्म ही रह जाएगा, ठीक है, वो एंजियोस्पर्म ही रह जाएगा। तो आपका क्वेश्चन ये है कि सर जिम्नोस्पर्म्स में वो कैरेक्टर नहीं है, एंजियोस्पर्म में है, ये पूछना चाह रही हैं, ये पूछना चाह रही हैं आप, सर ऐसा ठीक ना। क्यों? क्या बोलेंगे, ये इवोल्यूशन से रिलेटेड है, उसमें उस प्रकार का जीन प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, लेस एफिशिएंट डीएनए है, ठीक है, लेस एफिशिएंट डीएनए है और लेस एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू एंजियोस्पर्म, है ना। इवोल्यूशन के दौरान दोनों अलग अलग हो गए, जिम्नोस्पर्म एसिटीज रह गया, उसके कुछ पार्ट इवोल्व करके एंजियोस्पर्म बन गए, दिस इज इवोल्यूशन। क्यों नहीं हुआ, उसको फेवर कंडीशन नहीं मिला होगा, उसका जरूरत नहीं पड़ा होगा, इसीलिए वो थोड़ा सा कम कैरेक्टर के साथ है ना, थोड़ा सा कम कैरेक्टर के साथ है, यही एक इसका एक्सप्लेनेशन है और कुछ नहीं, है ना। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, व्हाई ह्यूमन बीइंग इज ह्यूमन बीइंग, व्हाई एप इज एप, बंदर बंदर क्यों है और आदमी आदमी क्यों है, ठीक है, यही है, दैट इज इवोल्यूशन। उसके अंदर चेंजेस हुआ, डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, म्यूटेशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ, है ना। तो उसमें ट्रैकिड्स बनने लगा। अभी हो सकता है अगला 100 साल के बाद देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म के कुछ कैरेक्टर और एडवांस हो गया होगा, एंजियोस्पर्म में और भी बहुत सारे कैरेक्टर आ गए होंगे, है ना। तो दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इवोल्यूशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस सर। ओके। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, किसी को कुछ पूछना है? और लक्ष्य, इवोल्यूशन के कितने पार्ट्स होते हैं? इवोल्यूशन में कितने पार्ट्स होते हैं मीन्स व्हाट? अरे इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस, इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इवोल्यूशन कहने का मतलब होता है डीएनए में चेंजेस आना, धीरे धीरे बदलाव आना, दैट तो इज सर हम कॉल्ड। मुझे पूछ रहे हैं कि कितने ब्रांचेस में उसे पढ़ा जाता है? अच्छा, इवोल्यूशन को कितने ब्रांचेस में पढ़ा जा सकता है? यार अब वो क्या पढ़ेंगे इवोल्यूशन में ब्रांचेस,
कहाँ से सवाल कर रहा है तुम लोग, किस रिस्पेक्ट में बताएं तुमको, अब हम किस ढंग से पूछ रहे हो, क्या जानना चाह रहे हो एक्चुअली। ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो सकता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो सकता है ना। ये दो पार्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, है ना। होमोलोगस, एनालोगस। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहने का मतलब होगा एक पॉइंट पे सारे ऑर्गेनिज्म सेम होंगे, समय बदलते ही वो सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग में पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसको कहा जाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, है ना। इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमारा जो हड्डी है, पैरों में हड्डी है और हाथों में जो हड्डी है, जितनी भी हड्डियां हैं हमारे हाथ पैर में, सेम हड्डी प्रेजेंट है मेंढक में भी, सेम हड्डी प्रेजेंट है फिशेस में भी, है ना। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग हो गया। फंक्शन अलग इसलिए हुआ क्योंकि सबका हैबिटेट अलग था, सबका काम अलग था, है ना। तो यहाँ पे इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एक पॉइंट से दूसरे ऑर्गेनिज्म बनने लगे। फाइन। और कैसे पता चला कि हमारा मछली का, हमारा पक्षियों का स्ट्रक्चर सेम है? हमने हड्डी को कंपेयर करा, हमारे पास रेडियस, आल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल्स है। The same thing is present in case of इवोल्यूशन की स्टडी के लिए मटेरियल आर्कियोलॉजिस्ट से मांगते हैं क्या? मांग सकते हो, म्यूजियम में जा सकते हो, है ना। और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है कि दो अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर होंगे लेकिन फंक्शन सेम करेंगे, जैसे कि विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग ऑफ बर्ड्स, विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग ऑफ बर्ड्स, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, है ना। जरूरत के अनुसार एक डायरेक्शन में कन्वर्ट होने लगे, दोनों उड़ने लगे। पक्षी के पास उड़ने के लिए पंख था, ठीक है, फाइन, है ना। लेकिन बटरफ्लाई ने भी यही स्ट्रैटेजी अपनाया, पंख ग्रो करवा लिया उसने, पंख के चलते अब वो उड़ सकती हैं, भोजन ढूंढ सकती है। इवोल्यूशन को हर लेवल पे पढ़ा जा सकता है, सेलुलर लेवल से ऑर्गेनिज्म लेवल से पढ़ सकते हैं। तुम लोग बैठा हुआ कहीं पे कहाँ से सवाल कर रहा है, क्लास 10th में पूछना, ये सब तुम लोगों को पढ़ना है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, है ना। सेलुलर लेवल पे इवोल्यूशन पढ़ना है तो आप बैक्टीरिया में इवोल्यूशन पढ़ोगे, है ना। हमारे अंदर पढ़ोगे तो कॉम्प्लेक्स लेवल पे आओगे और ऑर्गन लेवल पे आओगे, टिश्यू लेवल पे आओगे। इवोल्यूशन बैक्टीरिया में भी होता है, मच्छरों में होता है इवोल्यूशन, ठीक है। 10 साल पहले देखोगे कि हम लोग जब गुड नाइट कोयल जलाते थे तो मच्छर भाग जाते थे, है ना, मच्छर भाग जाता था। लेकिन अब हम सर लोग उसकी लाइट में पार्टी होता है। हाँ, पार्टी होता है, उसको लगता है यार बहुत अच्छा है, स्मोक इफेक्ट आ रहा है, लेट्स पार्टी ना। हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे हुआ? पॉसिबल सर हुआ मच्छर अडेप्ट कर लिया है। यस, अडाप्ट कर लिया, अपने अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाने लगे जो उस स्मोक को किल करने लगा। फाइन फाइन, ठीक है। ये इवोल्यूशन, अगला सेशन का क्वेश्चन है, अगला सेशन में पूछेंगे। ठीक है, हम साइन ऑफ करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग विथ अनदर चैप्टर। इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी, ठीक है। अगले क्लास में यही सॉल्व करेंगे हम लोग, अगले क्लास में में कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? नहीं, इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले क्लास में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन। हिमांगी यस सर। और जिन स्टूडेंट्स का ये वाला चैप्टर आ रहा है एग्जाम में, ओके, यस वो सर। सारे लोग अपना क्वेश्चंस लेकर आएंगे, अगले क्लास में हम पूरा क्वेश्चंस डिस्कस करना है। बिसाइड सर इस डिस्कसिंग पार्ट को दिस सर हाफ क्वेश्चन ईयरली के बाद शिफ्ट कर दिया गया है। ओके, ठीक है, एनीवे लेट इट बी, ठीक है, let it be in any time, but in the next class we are Okay, going to solve sir. this entire chapter, ठीक है। we will solve subjective as well as objective, दोनों solve करेंगे हम लोग। fine, okay then I am moving, bye bye। मॉर्फोलॉजी में प्लांट के बारे में पढ़ा जाता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट क्या मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट? फिर मॉर्फोलॉजी में से होता क्या है? अरे यार, मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब बाहर का स्ट्रक्चर। तुम्हारा मॉर्फोलॉजी क्या है? तुम आदमी हो, इंसान हो, ठीक है,
बाल ग्रो किया हुआ है तुम्हारा सर पे, ठीक है, हाथ पैर है, कान है, नाक है, दिख रहा है, दैट इज मॉर्फोलॉजी। बाहरी स्ट्रक्चर जो हम नेकेड आई से देख पा रहे हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, जो तुम देख नहीं पाओगे, काट के देखना पड़ेगा, उसको हम लोग कहेंगे एनाटॉमी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक अगले यू को सर। ओके, अगले क्लास पे क्वेश्चन लेकर आएंगे, हम बताएंगे, ठीक ना? ओके।